हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? देखो, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो किसने कहा है कि जो सालिभद्र सूरी जो हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं? ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि सालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सिद्धों का प्रथम कवि, तो ऑप्शन में है सरहपा, कण्हपा, गुंडरीपा, शेरपा। तो सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो क्या राइट आंसर होगा? सरहपा। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। तो ए ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो ऑप्शन में है नारोपा, सरहपा, गोरक्षपा, लूहिया। तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, सरहपा। कौन थे? सरहपा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो ये किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, वो माना है किसने? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। किसने माना है? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो ऑप्शन में देखो, पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरहपा को, विद्यापति को। तो राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो उन्होंने किसे किया है? सरहपा को। कहीं पे सरहपा लिखा होता है, कहीं पे सरहपाद लिखा होता है, तो बात एक ही है, कवि एक ही है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? सरहपा को राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का पहला कवि किसे माना है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो देखो, लोईपा, सबरपा या सरहपा या चंदबरदाई। तो क्या राइट आंसर होगा? सरहपा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो भी ऑप्शन में देखो, सरहपा है, सबरपा है, देवसेन है और कबीर है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो ये बताना है। तो राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, वो माना है किसने? ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा जी ने। किसने माना है? राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा या सबरपा या फिर लईपा या फिर कंडपा। तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है?
ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरहपा। कौन है? सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो इसमें ऑप्शन में है नारोपा, लुहिपा, सरहपा, सबरीपा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से प्रारंभ हुई? तो वो हुई थी सरहपा से। किससे हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, सरहपा से। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? अब किसने माना है इन्हें? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने, दशरथ ओझा ने, या फिर रामविलास शर्मा ने, या फिर शिव सिंह सेंगर ने। तो इनको माना है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। यानी कि डी ऑप्शन जो है इसमें शिव सिंह सेंगर वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। तो सबसे पुराने कौन है? देखो ऑप्शन में सरहपा, मच्छंदरनाथ, कांडपा, गोरखनाथ। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है उत्तर प्रदेश 47B असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, यानी कि जो 2019 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन उसमें आया था। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें देखो इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने, तो सरहपा भी पुराने हैं, ठीक है। और कौन पुराने हैं इसमें? मच्छंदर नाथ भी पुराने हैं। कौन है? मच्छंदर नाथ भी पुराने हैं। जो मच्छंदर नाथ थे वो किसके? गोरखनाथ जी के गुरु माने जाते हैं। मच्छंदर नाथ गोरखनाथ जी के गुरु माने जाते हैं। तो ये जो परीक्षा हुई थी उसमें इन दोनों को ही राइट आंसर माना गया था। किसे माना गया था? इन दोनों को ही। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सरहपा भी हो और मच्छंदरनाथ भी हो तो आप ए और बी यानी कि दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। ये लगभग सेम पीरियड के हैं, है ना। तो इन दोनों को ही माना जाता है। तो इसमें ए और बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में देखो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, ये किसका कथन है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो अपभ्रंश को क्या कहा है उन्होंने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वो हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन में है पुरानी हिंदी, प्राकृत भाष अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, या फिर परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है पुरानी हिंदी। क्या कहा है? अपभ्रंश को क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो उसे कहा है पुरानी हिंदी। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। प्राकृत भाष हिंदी से आशय है। तो प्राकृत भाष हिंदी से आशय क्या है? हिंदी या प्राकृत या फिर पाली या फिर अपभ्रंश। तो प्राकृत भाष जो होता है, प्राकृत भाष हिंदी से आशय है अपभ्रंश भाषा। कैसी है? अपभ्रंश भाषा। तो इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है अपभ्रंश, तो वही क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो किसने रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है KBS 2014 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। तो ये किसने रखा है?
वो रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो डी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो ऑप्शन में देखो जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी क्या है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो वो कहा है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो ऑप्शन में देखो चतुर्सेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा। तो पुरानी हिंदी जो कहा यानी कि नामकरण किया किसका गया था? अपभ्रंश वाली भाषा का, है ना, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का। तो ये किसने किया था? ये किसने कहा था सबसे पहले? तो वो किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? अब बात किसकी हो रही है? पुरानी हिंदी की हो रही है, ठीक है, अपभ्रंश की हो रही है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो ऑप्शन में है सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज और पुष्पदंत। तो ये जो चंद्रधर शर्मा जी हैं उन्होंने स्वीकार किया है प्रथम कवि किसे? राजा मुंज को। किसे? राजा मुंज को स्वीकार किया है इन्होंने पहला कवि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में देखो पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किसे? स्वयंभू को। यानी कि डी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो देखो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो आप लोगों को अभी बताया था कौन सा होगा राइट आंसर इसमें। देखो स्वयंभू, यानी कि सी ऑप्शन जो है स्वयंभू वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अब इसमें पूछ लिया अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो देखो ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर को सही करना होता है। तो ऑप्शन में हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं, रामचंद्र हैं, दत्त जी हैं। तो इसमें से अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो वो हो जाएंगे स्वयंभू। कौन होंगे? स्वयंभू, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। स्वयंभू की कृति का नाम है। तो स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा और पौम चर्यू। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा कि स्वयंभू की कृति का नाम है तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौम चर्यू। ये राइट आंसर होगा। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? पौम चर्यू। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। पौम चर्यू किसकी रचना है? तो ये आपको पता ही अभी बताया था। तो देखो अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की, चंद्रबरदाई की। तो किसकी रचना है पौम चर्यू? तो वो हो जाएगी स्वयंभू की। किसकी हो जाएगी? स्वयंभू की। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो ये किस में लिखा है? तो महापुराण में, या फिर परमात्मा प्रकाश में, या फिर भक्ति संयत कहा में, या फिर पौम चर्यू में। तो इसका राइट आंसर होगा कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो वो लिखा है किसमें? पौम चर्यू में। किसमें? पौम चर्यू में।
और जो पौम चरयू है तो वो किसने लिखा है, स्वयंभू ने लिखा है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो ऑप्शन में देखो, भवि संयत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश और पाहुड़ दोहा। तो इनमें से क्या पूछा कि जो ग्रंथ है चरित्र काव्य, जो लौकिक ग्रंथ है चरित्र काव्य माना जाता है, तो वो क्या माना जाता है, तो वो माना जाता है भवि संयत कहा। क्या है, भवि संयत कहा माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, शालिभद्र सूरी को, पुष्प दंत को, या कनकामर को, या फिर धनपाल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, तो वो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्प दंत को माना जाता है। किसे माना जाता है, पुष्प दंत को। यानी अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो देखो, महापुराण, जय कुमार चरयू, जसहर चरयू और पौम चरयू। तो आप लोग समझ गए कौन सी है इसमें से रचना जो पुष्पदंत की नहीं है, तो वो हो जाएगी पौम चरयू। कौन सी, डी ऑप्शन जो है पौम चरयू, ये किसकी है, स्वयंभू की है। और सारी किसकी है, और ये जो सभी रचनाएं महापुराण, जय कुमार चरयू और जसहर चरयू, तो ये किसकी, ये पुष्प दंत की है। लेकिन पौम चरयू जो डी ऑप्शन है वो किसकी है, स्वयंभू की। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। अब इसमें से बताना है कि कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। तो देखो, इसमें है पौम चरयू, ऋट्यडिम चरयू, स्वयंभू छंद और महापुराण। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, महापुराण। महापुराण किसकी है, पुष्पदंत की है ना। तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। और जो सभी हैं पौम चरयू, ऋट्यडिम चरयू और स्वयंभू छंद, तो ये किसके, ये तो स्वयंभू जी ने लिखे हैं। लेकिन महापुराण किसका है, वो है पुष्पदंत का। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।